नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम मोड यूपी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल का 9 और 10 तारीख का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर जो मेरे अनुभव के हिसाब से हो सकता है, जिसमें जीएस के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, मेरे अनुभव के हिसाब से। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन देखता हूँ, जो बताता रहता हूँ, आप लोग उसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आपसे सुधा मूर्ति की कुछ इंपॉर्टेंट किताबें पूछ ली जाए, ठीक है, अगर आपसे सुधा मूर्ति की कुछ आपसे किताबें पूछ ली जाएं, तो आपको याद रखनी है कि वाइज एंड अदरवाइज नाम की किताब इन्होंने लिखी है। ठीक है, वाइज एंड अदरवाइज नामक किताब, उसके साथ साथ ही आपकी 3000 स्टिचेस, ठीक है, 3000 स्टिचेस नाम की किताब भी इन्होंने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी बुक है डॉलर बहू। ये तीनों किताबें आपको सुधा मूर्ति की याद रखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के रिलेटेड अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कि प्रीति सनॉय एक राइटर हैं, इनकी किताब भी पूछ सकते हैं। तो इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखना है कि लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट। ठीक है, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट नामक बुक इन्होंने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शशि थरूर की इंपॉर्टेंट बुक पूछ सकते हैं। शशि थरूर बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, शशि थरूर। इनकी इंपॉर्टेंट बुक पूछी जाए तो एक कुछ मेरे ख्याल से पूछी जा सकती है, वो है वाई आई एम अ हिंदू। ठीक, वाई आई एम अ हिंदू। और शशि थरूर की कुछ इंपॉर्टेंट और किताबें जो हैं, वो आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे ही पूछ सकते हैं आपसे वी एस नायपॉल की किताब पूछ सकते हैं। ठीक है, ये राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। ठीक, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक किताब इन्होंने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ ही एक आपसे पूछ सकता है कि भारत के नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, ठीक, विभिन्न स्टेट के नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, उससे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये आप थोड़ा मैप देख लीजिए, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा आपका। ठीक है जी, अगर देखिए आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि किसे अरुणाचल प्रदेश से किसका बॉर्डर लगता है, तो अरुणाचल प्रदेश से आपका चाइना से बॉर्डर लगता है, और आपका म्यांमार से बॉर्डर लगता है, और भूटान से बॉर्डर लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, चाइना, भूटान और म्यांमार। ठीक, इसी तरीके से मेघालय और त्रिपुरा का बॉर्डर और वेस्ट बंगाल का बॉर्डर आपका बांग्लादेश से लगता है, और मिजोरम का बॉर्डर भी आपका बांग्लादेश से लगता है। ठीक है, ये 4 कंट्री याद रखिएगा। ठीक, उसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नेपाल का बॉर्डर कौन कौन से स्टेट से टच करता है, तो सिक्किम से करता है, बिहार से करता है, वेस्ट बंगाल से भी करता है, देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, और उत्तराखंड और यूपी। ठीक, इन 5 राज्यों में करता है। ठीक, और उसी तरीके से पाकिस्तान से अगर पूछ लिया जाए किससे से टच करता है, तो जेएंडके आपकी यूनियन टेरिटरी है, उसके साथ आपका कौन सा है, पंजाब है, हरियाणा टच नहीं करता, याद रखिएगा, राजस्थान और गुजरात, ये 4 राज्य हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चाइना से अगर पूछा जाए किसका बॉर्डर टच करता है, तो चाइना से आपका बॉर्डर टच करता है किससे, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। ठीक है, यहाँ से आपके चाइना का बॉर्डर टच करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही आपके एग्जामिनेशन में उलट फेर करके होपफुली एग्जामिनर पूछ सकता है, तो ये बॉर्डर कंट्रीज याद रखिएगा। और यूपी के साथ साथ आपकी किसी किसी बॉर्डर टच करती है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड, हरियाणा, ठीक है जी, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली है आपकी यूनियन टेरिटरी। ये सब आपके टच करते हैं यूपी को। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ये यूपी को टच करते हैं। बॉर्डरिंग कंट्रीज कई बार पूछता है एग्जामिनर, तो आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। और अब आइए क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है, एक टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। अब हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होता है। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होता है, ये इंडस्ट्री का एक मेथड है, जिसमें आपका लोहे या फिर मैं कह सकता हूँ किसी मेटल को, किसी धातु को बनाने में काम की ये टेक्निक आती है आपके इंडस्ट्री में। कहाँ पर काम आती है, इंडस्ट्री में आपके कोई मेटल बनाने की काम आती है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि आपका एक तरीके से घुमा के, एक तरीके से घुमाने के बाद कोई टेक्निक इस्तेमाल करी जाती है, जिसकी वजह से लोहा आपका या फिर कोई मेटल तैयार होता है इंडस्ट्री में। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होती है। इलेक्ट्रो
प्लेटिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपकी होती है किसी भी मेटल, कोई भी आपका धातु है उसको कोटिंग करने के काम आती है। क्या करने के? कोटिंग करने के काम आती है। ठीक, जैसे कि आपका एक मान के चलिए कोई लोहे का टुकड़ा है, उस पर सिल्वर की कोटिंग करना आपको चांदी की कोटिंग करने के लिए क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। याद रखिएगा ये तरीका आपको। और एक डाई कास्टिंग नाम की टेक्निक होती है। ठीक है, डाई कास्टिंग क्या होती है? इस डाई कास्टिंग का मतलब होता है आपका किसी भी मेटल कंपोनेंट को, ठीक, कोई भी आपका धातु है उसको बनाने की मास प्रोडक्शन टेक्निक। मास प्रोडक्शन टेक्निक, मास प्रोडक्शन की बहुत भारी मात्रा में अगर आप किसी धातु का आप निर्माण कर रहे हैं तो डाई कास्टिंग टेक्निक से होता है। याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़ इसमें आपसे पूछ सकता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में। यहाँ देखिए ऊपर लिख रहा हूँ मैं, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब देखिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ही जहाँ पर आपका हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है ना, डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली है आपकी, ये आपकी इसी टेक्निक से बनाई गई है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। ठीक है, याद रखिएगा लॉस्ट वैक्स टेक्निक होता है। ठीक, इसमें होता क्या है, इसमें आपका एक तरीके से, अब यहाँ बताने बैठा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर इसमें ये होता है कि मोम का पहले पुतला बना दिया जाता है, फिर उसके चारों तरफ आपकी क्या करा जाता है, मिट्टी लगा दी जाती है, फिर बाद में आपका क्या करते हैं, मोम को पिघला देते हैं गर्म करके, और मिट्टी का जो ढांचा होता है उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर आपका लोहा या फिर कोई मेटल डाल देते हैं, और बाद में मिट्टी को फोड़ देते हैं। जब आपका टाइट हो जाता है लोहा, तो आपकी एक तरीके से लोहे की मूर्ति या फिर किसी मेटल की मूर्ति तैयार हो जाती है। इसी तरीके से आपके डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनाई गई है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। आइए अब अगले क्वेश्चन पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए आ सकता है। याद रखिएगा कि बाण भट्ट ने आपकी क्या लिखी थी, बाण भट्ट ने आपके हर्ष चरित्र नामक किताब लिखी थी। क्या लिखा था? हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र नामक किताब किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। वैसे ही आपका कालिदास ने क्या लिखा है? ठीक है, कालिदास इंपॉर्टेंट राइटर है जिससे एग्जामिनर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विक्रम उर्वशी, ठीक है, विक्रम उर्वशी नामक किताब किसने लिखी है आपके? ये किसने लिखी है? कालिदास ने। वैसे ही आपके भरत मुनि से कोई किताब पूछ सकते हैं, भरत मुनि से किताब पूछ सकते हैं। भरत मुनि ने इंपॉर्टेंट किताब लिखी है, वो है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और पाणिनि ने आपके अष्टाध्यायी लिखी है, तो आपको पता ही होगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है, पेड़ों से रिलेटेड पूछ सकता है कि आपका हरा कलर जो पेड़ों का होता है वो किसकी वजह से होता है? हरा कलर आप सभी को पता है कि हरा कलर आपके क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है हरा कलर। अच्छा, ठीक है। और कैरोटीन आपका पूछा जाए क्या क्या करता है आपका? कैरोटीन क्या करता है आपका? तो याद रखना है कि कैरोटीन आपका ऑरेंज कलर देता है, नारंगी कलर देता है, ऑरेंज कलर देता है आपको। किसको देता है ऑरेंज कलर? आपके कैरेट को। किसको? गाजर को आपके ऑरेंज कलर देता है कैरेटीन। देखिए सी फॉर कैरेटीन, सी फॉर कैरेट, ऐसे याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं ज़ेंथोफिल, ज़ेंथोफिल आपको क्या करता है? ये आपके येलो कलर देता है, किसी भी क्या बोलते हैं खाने वाले आपके फ्रूट को येलो कलर देता है, येलो कलर। याद रखिएगा येलो कलर पूछा जाए किसकी वजह से होता है तो ज़ेंथोफिल की वजह से होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से आपका जो रक्त है वो लाल होता है। ठीक है, लाल होता है। और ये क्या करता है? ये आपका ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, ऑक्सीजन कैरी करता है ब्लड में, ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है ब्लड में। याद रखिएगा हीमोग्लोबिन आपका। ठीक है, हीमोग्लोबिन लाल कलर देता है। लाल कलर आरबीसी की वजह से होता है, रेड ब्लड सेल होता है। वाइट ब्लड सेल आपका क्या होता है? वाइट ब्लड सेल आपका एक तरीके से आपको बाहरी जितने भी रोगाणु होते हैं उससे लड़ने की क्षमता आपके शरीर को देता है। ये हो गया। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कितने प्रशासनिक और राजस्व आपके एक तरीके से जितने भी आपके मंडल हैं उसमें कितने कितने जिला आते हैं? ये आपको जरूर देख के जाना है कि मंडल में कितने कितने आपके जिला आते हैं। याद रखिएगा, जैसे कि ये कामाला, ऐसे याद कर सकते हैं कि कानपुर में हो गया, और लखनऊ में, ठीक है,
लखनऊ में हो गया, और आपका कौन सा मेरठ मंडल। ठीक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके ज़िला हैं। ठीक है, कितने कितने ज़िला हैं यहाँ पर? 6 ज़िला हैं। और बाकियों की जितने जितने ज़िला हैं ये आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक, उसके बारे में अगर आपको पूछा जाए कि बैटल ऑफ प्लासी के बारे में अगर कुछ और पूछा जाए, तो बैटल ऑफ प्लासी इम्पॉर्टेंट है। 1757 में आपकी हुई थी, याद रखिएगा। किसके बीच में लड़ाई हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और साथ ही साथ आपके सिराज उद दौला सिराजुद्दौला के बीच में आपकी लड़ाई हुई थी, जो उस समय आपके नवाब थे। कहाँ के? बंगाल के नवाब थे। कहाँ के नवाब थे? बंगाल के नवाब थे। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी क्या थे आपके? अलाउद्दीन खिलजी आपके खिलजी वंश के शासक थे। खिलजी क्या थे? इन्होंने दाग और चेहरा नामक व्यवस्था इन्होंने चालू करी। उसके साथ साथ ही इन्होंने मंडी की स्थापना करी, मंडियाँ। और एक तरीके से कह सकता हूँ कि अपने राज्य में, ठीक है, सिजदा और पाइबोस स्टार्टिंग करा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने आप करा था। ये दिल्ली सल्तनत आप क्या राजा थे? ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत के राजा थे 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में। ठीक, सेंचुरी के बीच में। अब इम्पॉर्टेंट जो है, जो दिमाग में मेरे आ रहा है, जो आ सकता है, वो मैं बताते आपको चल रहा हूँ। ठीक है जी, 4वीं शताब्दी में 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है जी, चंद्रगुप्ता मौर्य आपके शासन काल करते थे। ठीक है, शासन आपके करते थे कहाँ पर? आपके मौर्य साम्राज्य के मौर्यन अम्पायर का। ठीक है, याद रखिएगा, मौर्यन अम्पायर में राज करते थे। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो पूछी जा सकती हैं। अच्छा, ठीक, और यहाँ पर जैसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ प्लासी में आपको कि रॉबर्ट क्लाइव नामक अफसर था, जो आपके अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है, जो नेतृत्व कर रहा था आपके बैटल ऑफ प्लासी के वक्त में। ठीक है, अच्छा जी, और एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है आपको कि भारत का जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जिससे हम लोग बिजली बनाने की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इस समय बहुत ज़्यादा आपका न्यूज़ में था। तो याद रखना है कि 3 स्टेज आपका रिएक्टर होता है। कितना होता है? 3 स्टेज रिएक्टर से भारत क्या करता है? बिजली बनाने की बात कर रहा है, जिसमें स्टेजों के नाम आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। 3 स्टेज है, तीनों स्टेज के नाम याद रखने हैं। पहला स्टेज का नाम होता है PHWR, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। सेकंड का होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नामक होता है आपका सेकंड जो आपका स्टेज होता है। और थर्ड जो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि आपस में हम लोग भारत में आगे चल के बना लेंगे, इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि थोरियम के भंडार आपके भारत में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसका रिएक्टर बनाने की हम लोग बात करें, ताकि हम लोग आत्मनिर्भर हो जाए। थोरियम बेस्ड रिएक्टर पे काम चल रहा है। ये दोनों आपके फर्स्ट और सेकंड स्टेज वाले हैं, और ये थर्ड स्टेज पे काम चल रहा है, थोरियम बेस्ड रिएक्टर, और सेकंड है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, फर्स्ट है आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। याद रखना है आपको। होमी भाभा ने आपकी 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करी थी, होमी भाभा, इनका नाम याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका हो गया, ये पूछ सकता है, इससे स्टेजेस पूछी जा सकती है। ठीक है, ये याद रखनी है आपको। अच्छा जी, ये हो गया, और आप लोग ये याद रखिएगा कि अब इतना हो गया, और बाकी रुकिए अभी बताता हूँ और एक चीज़ आपको। अब एक चीज़ आप याद रखिए आपको कि डिजिटल फार्मिंग आपकी क्या होती है। डिजिटल फार्मिंग आपकी क्या होती है, याद रखिएगा। डिजिटल फार्मिंग आपकी होती है एआई, ठीक है, एआई और ड्रोन की हेल्प से एक तरीके से फार्मिंग करना, सेंसर की हेल्प से फार्मिंग करना। ठीक है, ड्रोन, सेंसर और एआई की हेल्प से फार्मिंग करना, ये डिजिटल फार्मिंग आपकी कहलाती है, याद रखिएगा। ठीक है, कमर्शियल फार्मिंग या फिर वाणिज्यिक एक तरीके से फार्मिंग आपकी होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग बता रहा हूँ। कमर्शियल फार्मिंग आपकी होती है जिसमें आपका जैसे कि एक तरीके से ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिसको बाद में मार्केट पर्पस में बेचने के पर्पस से आपकी बनाई जाती हैं, जैसे कि आपका शुगर केन। ठीक है, शुगर केन, इसी के साथ साथ ही टी, कॉटन, ये सब आपकी किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखना है कि ये कमर्शियल फार्मिंग के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, और
ये हो गया। उसके साथ साथ ही आपको एक चीज़ याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है। एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है, ठीक, याद रखिएगा। देखिए ये ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ ये हिंदी में आप लोग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो एक्सटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? एक्सटेंसिव फार्मिंग एक फार्मिंग मेथड होता है जिसके लिए आपको लार्ज लैंड, बहुत सारी भूमि, उसके साथ साथ ही आपके बहुत कम लेबर, ठीक है, बहुत कम लेबर की आवश्यकता होती है। ज़्यादा भूमि होती है, लेबर लेकिन कम होता है, क्योंकि इसमें जो फार्मिंग होती है ये आपकी मशीन के हाथ से होती है। किसके होती है? मशीन के हाथ से होती है। तो ये आपकी एक्सटेंसिव फार्मिंग हो गई। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है आपकी? सबसिस्टेंस फार्मिंग आपको बता दूं, सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है कि एक तरीके से अपना जीवन यापन करने के लिए फार्मिंग करना, ठीक है। इसमें वही फसलें उगाई जाती हैं ताकि एक तरीके से जितना फसल पैदावार हो जाए वो खुद के खाने के लिए हो जाए, वो आपकी सबसिस्टेंस फार्मिंग कहलाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जा सकती है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है आपकी, ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? अब देखिए मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग ये पूछी जाती है, याद रखिएगा। मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग आपसे पूछी जाती है। मिक्स्ड फार्मिंग आपकी होती है कि फार्मिंग तो होगी ही, खेती तो आप करेगा ही किसान, उसके साथ साथ ही वो क्या करेगा? एनिमल हस्बेंड्री, जानवर भी पालेगा, ठीक है, जानवर भी पालेगा, याद रखिएगा। और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि एक तरीके से क्या करना है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में जैसे अब धान लगा दिया, फिर बाद में आपका गेहूँ बो दिया, ठीक, उसके बाद ही उसका पेपरमेंट की फिर से बाद में खेती वगैरह कर दी। तो ये होता है आपका एक तरीके से फसल चेंज करते रहना, ये आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाती है। ऐसे ही इंटर क्रॉपिंग क्या होती है, ठीक है, याद रखिएगा। इंटर क्रॉपिंग क्या होती है? इंटर क्रॉपिंग में ये होता है कि आपका एक खेत में एक साथ दो फसलें बो दी जाती हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? इंटर क्रॉपिंग कहलाती है, ठीक है जी। ये हो गया। अब ये हो गया क्रॉपिंग के बारे में जो आपसे पूछ सकता है। इसके साथ साथ ही आपको याद रखना है कि आपके इम्पॉर्टेंट पुराने राइटर हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो पास्ट में जो राइटर रह चुके हैं उनसे रिलेटेड आपकी किताबें पूछी जा सकती हैं। तो आपको याद रखना है कि डांडिन ने आपको क्या लिखा था? डांडिन ने आपके लिखा था दशा कुमार चरित्र, ठीक, दशा कुमार चरित्र आपके किसने लिखा था? डांडिन ने लिखा था, याद रखिएगा, ठीक। डांडिन ने आपको क्या लिखा था? दशा कुमार चरित्र लिखा था। और भरत मुनि ने आपके नाट्य शास्त्र लिखा था, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए पतंजलि ने क्या क्या लिखा था? पतंजलि आपके योग सूत्र के बारे में जाने जाते हैं, योग सूत्र के नाम से जाने जाते हैं और उसी के साथ साथ ही महाभाष्य, महाभाष्य के लिए जाने जाते हैं आपको, ठीक है, याद रखिएगा। और पाणिनि आपको किस लिए इम्पोर्टेंट है? पाणिनि आपका इम्पोर्टेंट है अष्टाध्यायी के लिए, अष्टाध्यायी के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पाणिनि के लिए है। अच्छा, अब आगे चलते हैं आपको कि इसमें आपसे पूछा जाए कुछ इम्पॉर्टेंट लोग के नाम पूछ सकते हैं कि विनय मोहन क्वात्रा आपको पता ही होगा कि आपके अम्बेसडर हैं चाइना के, ठीक है, याद रखिएगा। विनय मोहन क्वात्रा तो आपके अम्बेसडर हैं चाइना के, ठीक। उसके साथ साथ ही आपसे एक सेकंड पूछ सकता है कि हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला आपको क्या थे? पहले आपके फॉरेन सेक्रेटरी थे पहले, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत के पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे। अब इन्हें राज्यपाल बनाया गया है एक इम्पॉर्टेंट राज्य का, ठीक है, वो आप जरूर सर्च करके देखिएगा। हर्षवर्धन श्रृंगला को किसका आपका राज्यपाल बनाया गया है, ये आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो इसके साथ साथ ही आप लोग थोड़ा बहुत हो सकेगा तो ये जरूर देखिएगा कि इम्पॉर्टेंट जो कौन है आपके, जिसको 2026 में आपके क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है। अब पद्म विभूषण के जितने भी इम्पोर्टेंट आपके अवॉर्डी हैं इनके नाम याद रखिएगा, जितने भी लोग हैं। उसके साथ साथ ही आपका पद्म भूषण प्लस पद्म विभूषण और पद्मश्री, ये मिलाकर टोटल कितने लोग को मिला है? और पद्म भूषण कितने लोग को मिला है, पद्म विभूषण कितने को मिला है, पद्मश्री कितने लोग को मिला है, ये टोटल संख्या याद कर लीजिएगा। और पद्म विभूषण किन किन लोग को मिला है इनके नाम भी याद कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, ठीक है। ये आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, ठीक, बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। उसके साथ साथ ही आपसे मैं अगर आपसे पूछूं कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं उनकी कंट्री याद कर लीजिए,
तो आपको याद रखना है कि हंगरी की राजधानी यहाँ पे क्या है, हंगरी की राजधानी यहाँ पे क्या है, हंगरी की राजधानी आपकी बुडापेस्ट है। क्या है, बुडापेस्ट है। ठीक, याद रखिएगा। उसके साथ साथ ही आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि बल्गेरिया की आपकी राजधानी क्या है, बल्गेरिया की राजधानी यहाँ पे क्या है, याद रखिएगा कि सोफिया है। क्या है, सोफिया है आपकी राजधानी। और सर्बिया की राजधानी आपसे पूछ लिया जाए तो सर्बिया की राजधानी आपकी बेलग्रेड है। क्या है, बेलग्रेड है। अब इसी से इम्पॉर्टेंट है बुडापेस्ट कन्वेंशन और बेलग्रेड, बेलग्रेड आपका सम्मेलन भी हुआ था, बेलग्रेड समझौता हुआ था। तो इसके बारे में हल्का सा अगर देख सकते हो तो बहुत सही रहेगा, वरना आप ये इंपॉर्टेंट तो ये कंट्री की लोकेशन तो आप याद रखिए। ठीक, फिर ठीक इसी के तरीके से आपका ये इंपॉर्टेंट कैपिटल हो गई, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक, तो हाल ही में ईरान भी बहुत ज़्यादा आपके न्यूज़ में रहा था, ईरान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो ईरान की कैपिटल भी आपसे पूछ सकता है। उसी के साथ साथ ही आपका लेबनान भी न्यूज़ में था, लेबनान भी न्यूज़ में था। इसकी राजधानी क्या होती है ये भी आप जान लीजिए। ठीक, लेबनान की राजधानी। और यूएस वगैरह ये सब न्यूज़ सब बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ से पूछेगा नहीं। बाकी ईरान, लेबनान ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो इसकी कंट्री की जो आपकी कैपिटल है ये आपके एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक, आइए अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आपको याद रखना है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया ही जाता है, ये आपको पता ही होगा। और संगीत नाटक अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी आपको किस लिए देता है, संगीत नाटक अकेडमी आपके म्यूजिक और डांस के लिए आपके क्या प्राइज़ देता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और अब ये हो गया। अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपसे पूछ ले, अगर आपसे ये लोकेशन पूछ सकता है कि हिवारे बाज़ार आपके कहाँ लोकेटेड है, हिवारे बाज़ार आपका कहाँ लोकेटेड है, तो याद रखिएगा कि आपके महाराष्ट्र में लोकेटेड है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, उसके साथ साथ ही आपसे पूछ सकता है पुंसरी कहाँ लोकेटेड है, तो पुंसरी आपको याद रखना है कि गुजरात का है। ठीक, गुजरात की इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। उसके साथ साथ ही आपसे रालेगान सिद्धि, रालेगान सिद्धि आपसे पूछ सकता है कहाँ पर है, रालेगान सिद्धि आपको कहाँ पर है, महाराष्ट्र। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सब हो गया। अब कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल याद कर लीजिए। आर्टिकल आपका 76 है, आर्टिकल 76 आपके अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। किससे, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है, याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 76 आपके अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड ही आपके क्या होते हैं, ये आपके सुप्रीम कोर्ट के एक तरीके से भारत सरकार के लॉयर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत सरकार के हाईएस्ट वकील होते हैं आपके, कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर जो 74 है, ठीक है, 74 आपका आर्टिकल नंबर किससे डील करता है, ये आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डील करता है। किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। और इसी के साथ साथ ही आपके जो पीएम है, ठीक, पीएम आपके एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, कोई भी कार्य करने के लिए पीएम एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पीएम को एडवाइस करती है और पीएम वही मैसेज आपके प्रेसिडेंट तक भेजते हैं। ये चीज़ें आपके आर्टिकल नंबर 74 में लिखी है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में अगर पूछा जाए तो 74 में। ठीक, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। आर्टिकल नंबर 72 अगर आपसे पूछा जाए, आर्टिकल नंबर 72 अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में गिवन है, तो ये आपकी किसमें, आर्टिकल नंबर 72 में दी गई थी, पार्डनिंग पावर। ठीक है जी, पार्डनिंग पावर आपके आर्टिकल नंबर 72 में गिवन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 78 अगर आपसे पूछ लिया जाए, आर्टिकल नंबर 78 आपसे पूछ लिया जाए, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ होती है, पीएम की जो ड्यूटी होती है टुवर्ड्स आपके किसके, प्रेसिडेंट, ये इसमें गिवन है आर्टिकल नंबर 78 में। प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपके 78 में वर्णित है। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको याद रखने हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट आपकी एक तरीके से मैं कहूँ आपकी सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के बारे में जानिए। कुछ इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछ सकता है, याद रखें कि आपका इंस्टाग्राम, ठीक है, इंस्टाग्राम आपका किस काम आता है, तो इंस्टाग्राम आपका फ़ोटो शेयरिंग, फ़ोटो भेजने के लिए दोस्तों को, इसके साथ साथ ही रील्स बनाने के लिए, उसके साथ साथ ही आपके एक तरीके से मैं कह सकता हूँ इन्फ्लुएंसर
मार्केटिंग करने के लिए भी आपका काम आता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, इंस्टाग्राम का आपका काम होता है, ठीक। उसके साथ साथ ही आपसे एक लिए पूछ लिया जाए, लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में आता है, तो ये आपसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग का आपका एक सोशल मीडिया साइट है। किसका? आपका प्रोफेशनल नेटवर्किंग के काम आता है आपका, याद रखिएगा, ठीक। जॉब्स वगैरह किसी को ढूंढने होते हैं तो यहाँ आपके जाता है। किसी को रिक्रूट करना होता है, कोई भी कंपनी अगर किसी को ढूंढना चाहती है तो रिक्रूटमेंट के लिए वो यहाँ आती है। और एक तरीके से रेज्यूमे जो बनाते हैं ना, रेज्यूमे बनाने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं लिंक्डइन में। ये दो हो गई। और इसके साथ साथ ही आपसे फेसबुक बारे में पूछ लिया जाए तो फेसबुक आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, अगर आप पूछा जाए तो वो है आपका फेसबुक। फेसबुक भी बिल्कुल सेम आपका क्या काम करता है, बिल्कुल इंस्टाग्राम वाला ही काम करता है, याद रखिएगा, इंस्टाग्राम वाला ही काम करता है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की पेरेंट कंपनी कौन है आपकी, ये बताइए। पेरेंट कंपनी दोनों की कौन है? फेसबुक और इसके इंस्टाग्राम के दोनों के सीईओ हैं आपके मार्क जकरबर्ग, ठीक है। मार्क जकरबर्ग की कंपनी है आपका, इन्हीं के अंडर में आपकी ये दोनों काम करती है, ठीक। जैसे गूगल की तुम्हारी कौन सी कंपनी है, इसकी पेरेंट कंपनी कौन है ये बताइए हमें, ठीक है। ये जरूर आप सर्च कर लीजिएगा इसकी पेरेंट कंपनी कौन है। मेटा किसकी है ये सर्च कर लीजिएगा, यही सब कुछ आपको सर्च करनी होती है, बेसिक चीज़ें। स्नैपचैट के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। स्नैपचैट एक तरीके से टेम्परेरी तौर पे, टेम्परेरी याद रखिएगा, टेम्परेरी, इसमें परमानेंट नहीं होता है। टेम्परेरी तौर पे अगर आप कोई फ़ोटो या फिर आपका वीडियो कर शेयर करना है तो स्नैपचैट का इस्तेमाल होता है। स्टोरी आधारित मैसेजिंग ऐप कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो आपका स्नैपचैट है, ये याद रखिएगा। इसी के साथ साथ ही आप एक थ्रेड्स इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये थ्रेड्स आपका इंस्टाग्राम का एक फ़ीचर है, ठीक है। इसके बारे में ज़रूर जान लीजिएगा कि थ्रेड्स आखिर क्या होता है। और बाकी व्हाट्सएप क्या होता है, व्हाट्सएप आपका एक तरीके से मैसेजिंग भेजने का एक सॉफ्ट ये होता है, एक ऐप है, ठीक है, याद रखिएगा। ये कोई मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपका क्या है, ऐप है, ठीक। याद रखिएगा कि एप्लीकेशन है। इसी तरीके से टेलीग्राम भी आपका एक एप्लीकेशन है, ठीक। ये दोनों आपके सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसमें मैसेज आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने दोस्तों को, ठीक, याद रखिएगा। तो ये हो गया। अच्छा, पूछा जाए आपसे कि एसिड रेन किसके कारण की वजह से होता है, ठीक। एसिड रेन किसके कारण की वजह से होता है, तो एसिड रेन आपके सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है और नॉक्स की वजह से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नॉक्स की वजह से आपका क्या होता है, एसिड रेन आपका होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ग्लोबल वार्मिंग जो आपकी होती है, ग्लोबल वार्मिंग ये किसकी वजह से होती है, ग्लोबल वार्मिंग आपकी होती है CO2 की वजह से, ठीक। मीथेन की वजह से भी आपका ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से भी आपका क्या हो सकता है, आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो ओजोन लेयर आपकी है, ओजोन की जो परत होती है, इसके डिप्लीशन के लिए आपके जो इंपॉर्टेंट होते हैं, CFC की गैसें होती हैं, HFC की गैसें हो सकती हैं, ठीक है। CFC HFC ये दोनों गैसें भी आपके ओजोन को डिप्लीट करती हैं, ठीक, याद रखिएगा। फिर ओजोन को डिप्लीशन को रोकने के लिए आपका क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका हुआ था जिसमें आपको इन सबको बैन करने की बात करी गई थी, ठीक, हो गया जी। आगे हम लोग चलते हैं अपना, ठीक। फिर आपसे इम्पॉर्टेंट शेड्यूल, आपसे इम्पॉर्टेंट क्या कर सकते हैं, अनुसूची पूछ सकते हैं, ठीक है, अनुसूची पूछ सकते हैं। तो 4th शेड्यूल आपका किससे डील करता है, ठीक है, ये आप देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। TEARSTS ऑफ ओल्ड PM के नाम से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आपकी टोटल अनुसूची होते हैं, ठीक है। जिसमें टी के बारे में मतलब टेरिटरी के बारे में दे रखा होता है, भारत की टेरिटरी के बारे में, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद ए क्या होता है, ये आपका होता है ओथ एंड एफर्मेशन, ओथ के बारे में, ठीक। आर क्या होता है, आपके राज्यसभा की सीट के बारे में कि राज्यसभा की सीटें स्टेट में कैसे डिवाइडेड हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और 5th शेड्यूल आपका किससे डील करता है, 5th शेड्यूल जो आपके विभिन्न राज्यों को स्पेशल दर्जा मिला है उसके बारे में है। और अदर स्टेट 6 मान्य होता है, जो छठा है वो आपका अदर स्टेट के बारे में बात करता है, जिसमें आपके नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं जिनको स्पेशल स्टेटस दिया गया उनके बारे में बात करता है। टीयर्स हो गया, TRSOF, ठीक। इसी तरीके से अब 6 हो गया। उसके बाद
इसी तरीके से आपका आगे चल चल के कि इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं कि डिफरेंट आपके शेड्यूल्स जो होते हैं इसके बारे में याद कर सकते हैं। जैसे कि 11वां और 12वां जो शेड्यूल दे रखा है इसके बारे में क्या होता है, जो 11वां वाले में है, 11वें में आपका पंचायत दे रखा है और 12वें में क्या दे रखा है, 12वें में आपके क्या दे रखा है, म्यूनसिपैलिटी दे रखा है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि 11वें में आपके पंचायत दे रखा है और 12वें में आपको क्या दे रखा है, म्यूनसिपैलिटी दे रखा है, 11वें में पंचायत दे रखा है। और जो दूसरे शेड्यूल में आपका दे रखा है ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ इमैल्यूमेंट्स, ठीक है, इमैल्यूमेंट्स की वजह से होता है। इमैल्यूमेंट्स का मतलब होता है कि आपके डिफरेंट जो आपके क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, गवर्नर होते हैं, स्पीकर होते हैं लोकसभा के, इनको एक तरीके से कितना आपको क्या दिया जाता है, पैसे वैसे दिए जाते हैं, क्योंकि कितनी सैलरी मिलती है, इसके बारे में क्या होता है, इसके बारे में बता सकता हूँ आपको कि सारी चीज़ें दे रखी होती हैं इसमें आपके सेकेंड शेड्यूल में। अच्छा ठीक है, अब इसी तरीके से चलते हैं हम लोग 7वें शेड्यूल में। आपको क्या दे रखा है, 7वें शेड्यूल में आपका एक तरीके से दे रखा है कि जितने भी आपकी ये होती है ना यूनियन लिस्ट होती है, जितने भी आपकी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ लिस्ट होती है, जैसे कि यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ये तीनों के बारे में आपके 7वें शेड्यूल में दे रखा है। 8वें शेड्यूल में आपका क्या दे रखा है, 8 शेड्यूल में 5 हो गया, 6 7 8वें में आपका दे रखा है कि 8 शेड्यूल में जितनी भी आपकी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं के बारे में दे रखा है, 8 शेड्यूल में दे रखा है, ठीक है। तो 9th शेड्यूल में क्या दे रखा है, 9th शेड्यूल में एक तरीके से लिख रखा है कि कोई भी ऐसी एक्ट जो है जो उसमें डाल दिया जाए 9th शेड्यूल में, उसका जुडिशियल रिव्यू आपका नहीं हो सकता है, ये चीज़ लिख रखा है। 10वें शेड्यूल में आपका डिसक्वालिफिकेशन या फिर दल बदल कानून के बारे में लिख रखा है, याद रखिएगा। और 11वें में पंचायत और 12वें में म्यूनसिपैलिटी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट शेड्यूल है जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ ही अगर से पूछ ले आपसे, ठीक, कि इम्पॉर्टेंट आपका जर्मनी में कुछ लोकेशन जो पूछ सकता है कि जर्मनी में आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट लोकेशन हो सकती है, तो जर्मनी में आपकी नियंडर वैली है, याद रखिएगा, कौन सी, नियंडर वैली है, ये चीज़ याद रखिएगा। और उसी के साथ साथ ही आपके हेडेलबर्ग डिस्कवरीज कहाँ पर पाई गई हैं, हेडेलबर्ग डिस्कवरीज भी आपके जर्मनी में पाई गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रोमन सिविलाइजेशन के लिए आपका इटली इंपॉर्टेंट है और पॉम्पी भी आपके इटली से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस है जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं आपसे, ठीक है, तो मधुबनी पेंटिंग आपका जानते हैं, मधुबनी पेंटिंग बहुत वर्ल्ड फेमस है। मधुबनी पेंटिंग आपके बिहार से रिलेटेड है, ठीक है, किससे रिलेटेड है, आपके बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। और यूपी किस चीज़ के लिए फेमस है आपका पूछ लिया जाए, तो यूपी आपका चिकन करी की वजह से, और बनारसी साड़ी, आपको पता ही होगा बनारसी साड़ी की वजह से फेमस है, ठीक है। और झारखंड के आपका किस लिए फेमस है, झारखंड अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में, तो झारखंड आपका सोहराई पेंटिंग, ठीक है, सोहराई पेंटिंग के लिए फेमस है, ठीक है, सोहराई पेंटिंग की वजह से फेमस है झारखंड। और वेस्ट बंगाल आपका किस लिए फेमस है, वेस्ट बंगाल आपका काली घाट पेंटिंग की वजह से, ठीक है, काली घाट पेंटिंग, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बिहार आपका मिथिला रीजन और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट आपका जहाँ पर है, जहाँ पर से आपकी ये पेंटिंग निकल के आती है, जो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अच्छा, ठीक, उसके साथ साथ ही आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कोडक कंपनी के एक तरीके से संस्थापक आपके जॉर्ज ईस्टमैन थे, ये तो आपसे ये आया है क्वेश्चन, तो एक तरीके से मैं पूछ सकता हूँ कि टेलीफोन आपसे पूछ सकता है कि किसने इन्वेंट किया था, तो याद रखिए इन्वेंटर के तौर पे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आपके क्या किया था, आपके टेलीफोन की क्या करी थी, डिस्कवरी करी की थी, ठीक। उसके बाद याद रखिएगा कि आपके थॉमस एडिशन ने आपके फोनोग्राफ और इलेक्ट्रिक बल्ब का एक तरीके से इन्वेंशन किया था, किसने, थॉमस एडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक, ये आपसे पूछ सकता है। अब एक चीज़ याद रखिए आपको, ठीक है, कुछ आपको इम्पॉर्टेंट मैं बल बता रहा हूँ, अर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट बल बता रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा समझिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी क्या होती है, ठीक है। एक तरीके से कोई भी चीज़ अगर आप धरती से ऊपर फेंकते हैं धरती पे किसी कोई भी चीज़ ऊपर, तो वो नीचे आके गिरती है, किसी कारण की वजह से होता है।
तो ये आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण की वजह से होता है, जिसका फॉर्मूला होता है G=G m1m2 अपॉन में r²। ये आपका फॉर्मूला होता है, जो पूछना है इंपॉर्टेंट आपको याद रखिएगा। इसमें छोटे जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होती है 9.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड आपका होता है। छोटे जी का आपका ये वैल्यू है, याद रखिएगा, और बड़े जी का आपका ये मान होता है। और ग्रेविटेशनल एक तरीके से ये कांस्टेंट होता है, छोटा वाला जी। तो ये ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर धरती में ऊपर आप फेंकते हैं तो नीचे वापस आएगी, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, उसी के साथ आपसे पूछ लिया जाए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड होती है कि चुंबकीय धारा, एक तरीके से कह सकते हैं, ये होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो आपके नेचुरल जो मैग्नेट की होती हैं उसके उल्टा होता है। जैसे कि नॉर्थ का अगर आप यहाँ पर नॉर्थ रखते हैं, नॉर्थ बार रखते हैं, कोई चुंबक रखते हैं जिसका नॉर्थ पोल यहाँ है, तो ये साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। जो आपकी धरती का जो साउथ पोल है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और साउथ का अगर आपका कोई भाग है चुंबक का, तो आपके वो नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, धरती के नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन सा आपका बल होता है जो उसको बांध के रखता है, तो याद रखना है कि वो न्यूक्लियर फोर्स होती है। कौन सी होती है, न्यूक्लियर फोर्स होती है। ठीक, फ्रिक्शन आपका क्या होता है, फ्रिक्शन अगर आपसे पूछा जाए तो गति का विरोध कौन सा बल करता है, ये पूछ लिया जाए तो आपको फ्रिक्शन करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। अब आगे आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। एग्जामिनर अगर आपसे पूछ लेते कि जो वाडा है, ठीक है जी, वाडा आपको याद रखना है कि वाडा एक तरीके से डोपिंग एजेंसी होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आपका मुख्यालय है। 1999 में ये बना था, ये चीज़ याद रखनी है। इसी के साथ साथ ही मैं आपसे पूछ लूँ कि इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है आपसे एक तरीके से कि नशा मुक्त आपका खेल का एक तरीके से प्रचार करना है। कोई भी खिलाड़ी आपका, कोई भी आपका नशे का पदार्थ सेवन करके अपनी एनर्जी को बूस्ट ना करके वो प्लेयर में अगर पार्टिसिपेट करेगा किसी भी खेल में, तो ये इसका काम होता है। चेक करना कि कोई भी खिलाड़ी आपका अगर नशे में, ठीक है, नशे के हेल्प से आपकी इम्यूनिटी बढ़ा के किसी भी खेल में पार्टिसिपेट ना करे, ये आपके वाडा का काम होता है। ठीक है, एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, ये चीज़ याद रखना है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनेवा में आपके इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर कौन कौन से हैं, ठीक, जनेवा में आपके इम्पॉर्टेंट हेडक्वार्टर कौन कौन से हैं, तो WHO का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO का है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का हेडक्वार्टर है आपके, याद रखिएगा। ठीक है, और यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, पेरिस में है। ठीक, याद रखिएगा कि पेरिस में है। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये सब चीज़ें हो गई, और UN के हेडक्वार्टर आपके कहाँ है, ये पूछ लिया जाए। ठीक है, UN के हेडक्वार्टर हैं आपके वाशिंगटन DC, अमेरिका में। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मुझे लगे तो आपके एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ आप याद कर सकते हैं। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट जो है कुछ जो आपके यहाँ से आ सकता है एग्जामिनेशन में, ये है आपका कि कुछ चीज़ें और मैं बता रहा हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए मेरे को, एक सेकंड। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, आप देखिए कुछ जो है इम्पॉर्टेंट है, GST के जो स्लैब्स हैं जो हमारे भारत में हैं वो आप देखिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0% का आपका GST का स्लैब है, 5% का GST का स्लैब है। बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है, बहुत पिछली बार भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था। 12% है, 18% है, और उसी के साथ साथ ये 28% है। ठीक है, ये आपके GST के करंट के स्लैब है भारत के, याद रखिएगा। 0, 5, 12, 18 और बाद में 28% है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये इम्पॉर्टेंट आपके हैं जो स्लैब्स हैं GST के। ठीक, अब GST 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और
अच्छा ये हो गया। और इससे रिलेटेड आपसे कुछ चीज़ें और पूछी जा सकती हैं, जो एक सेकंड मुझे दीजिए, अब बता रहा हूँ अभी। अब इसमें कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। रेपो दर आपका कौन फिक्स करता है? तो रेपो दर आपका फिक्स करता है, मैंने ये वीडियो बनाई भी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आरबीआई आपका रेपो दर फिक्स करता है। अच्छा, इसमें आपका एक चीज़ पूछी जा सकती है कि इम्पॉर्टेंट है आपका, कि रेपो दर आपका होता क्या है? तो रेपो दर आपकी, रेपो रेट वो होती है जिस रेट में आपका सेंट्रल बैंक किसी भी विभिन्न बैंक को क्या करता है, ठीक, किसी भी बैंक को, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसको अगर लोन की आवश्यकता है तो ये आरबीआई के पास जाएगा। किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जिस दर पे ये आपका लोन लेगा, ये आपकी रेपो रेट कहलाती है। क्या कहलाती है? रेपो रेट कहलाती है। और यही अगर आपके आरबीआई को अगर एसबीआई से लोन लेने की आवश्यकता पड़ जाए, तो वो जिस दर पे आपके आरबीआई लोन लेगा आपके एसबीआई से, तो वो आपकी रिवर्स रेपो रेट कहलाती है, ठीक है, रिवर्स रेपो दर कहलाती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नीति आयोग का आपका काम क्या होता है? नीति आयोग क्या है? नीति आयोग ने अपने प्लानिंग कमीशन को क्या किया है? रिप्लेस किया है। और नीति आयोग थिंक टैंक है भारत सरकार का, जहाँ पर एक तरीके से नीति निर्धारण होता है, जिसमें आपके भारत के प्रधानमंत्री, विभिन्न जो आपके मंत्री होते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, ये सब आपके बैठते हैं। और यूनियन टेरिटरी के आपके गवर्नर होते हैं। ये सब बैठ के देश के विभिन्न डिसीजन लेते हैं, इंपॉर्टेंट नीति निर्धारण करते हैं। याद रखिएगा, थिंक टैंक है एक तरीके से, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर सेबी के बारे में, ठीक है। सेबी के बारे में मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था, जो मैंने हाल ही में आपके डाले थे रिवीजन के उसमें। तो सेबी आपका सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में इसका आपका क्या किया था, इसका उद्घाटन हुआ था। और सेबी एक्ट आपका 1992 में आया था। ये आपका एक तरीके से स्टॉक मार्केट है, उसको रेगुलेट करता है भारत में, ठीक है। ये आपके सेबी का काम होता है। और एक तरीके से फॉरेन ट्रेड आपका कौन आपका मैनेज करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी, ये आपका मैनेज करता है। नाबार्ड क्या करता है? ठीक, नाबार्ड क्या करता है? नाबार्ड एक तरीके से आपके जितने भी आपके बैंक हैं, जितने भी आपके बैंक हैं, जो बैंक आपके ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर से रिलेटेड या फिर ग्रामीण क्षेत्र में विकास के रिलेटेड में जितने भी लोन देते हैं, उन सभी बैंकों को लोन देने का काम, उन सभी बैंकों को लोन देने का काम आपके नाबार्ड करता है। याद रखिएगा कि ये डायरेक्ट आपके कस्टमर को लोन नहीं देता है, बल्कि आपके बैंकों को लोन देता है, ठीक है। ये भारत सरकार का आपका बैंक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। और यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले आपके कहाँ पर लागू हुआ था? पूछो आपसे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये आपके गोवा में लागू हुआ था, फिर बाद में उत्तराखंड में लागू हुआ था, हाल ही में ये आपके महाराष्ट्र में इसको लाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, गोवा, उत्तराखंड, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल के कोड के बारे में आपके अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर 44 में लिखा हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आप ज़रूर देख लीजिए, खुद से देख लेना है कि अमेजॉन नदी आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर से होकर गुजरती है, ठीक। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर से गुजरती है। लॉयर नदी आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर से गुजरती है। डेन्यूब रिवर, ठीक, डेन्यूब रिवर कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर से गुजरती है। और आपके सियाना रिवर होती है, सियाना रिवर कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर से होकर गुजरती है। ये चीज़ आपके जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होपफुली मुझे लग रहा है कि इन चारों नदी में से अगर आपसे पूछा जाएगा तो एग्जामिनर आपसे ये नदी के इंपॉर्टेंट जो आपके लोकेशन, ये जो शहर हैं, ठीक है, ये पूछ सकता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके किनारों पे शहर लोकेटेड है इन नदियों के। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगे क्वेश्चन जो आपको बताने चाहिए, जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक, वो मैंने अपने हिसाब से बता दिए हैं। बाकी इसी चैनल पे मैंने जैसा कंप्लीट रिवीजन कराया और हिंदी का कंप्लीट आपको रिवीजन कराया, 1.5 घंटे की वीडियो है। उसको अगर आप 1.5 से 2 की स्पीड में देखेंगे तो आपके 40 मिनट में हो जाएंगे। होपफुली उससे आपको टोटल कवर हो जाएगा। मेरा आश्वासन है कि उससे बाहर आपको बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर से आपका एक तरीके से मैं एक्सपेक्टेड डालूंगा कि हो सकता है आपके क्या एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है आपके 10 तारीख की शिफ्ट में, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन जो दिमाग में आएंगे वो डालेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।